1985 की गर्मियों में वाशिंगटन स्टेट के जंगलों में कुछ ऐसा हुआ जिसने पुलिस, मीडिया और पूरे अमेरिका को चौंका दिया। कुछ जोड़े, कुछ लाशें और एक अजीब समानता। हर एक पीड़ित के गले में बंधा था एक ट्यूब सॉक। क्या ये किसी सीरियल किलर का काम था या ये सारी हत्याएं बस एक इत्तेफाक थीं? अगस्त 1985, स्टीफन हॉकिंस और रूथ कूपर। अगस्त 1985 में स्टीफन और उनके मंगेतर रूथ टेकोमा से कैंपिंग के लिए वाशिंगटन के ट्यूब लेक गए थे। कुछ दिनों बाद हाइकर्स को स्टीफन की लाश उनके स्लीपिंग बैग में मिली। उसके सिर में गोली मारी गई थी। उनका पालतू कुत्ता भी पास ही मरा हुआ मिला। करीब 2 महीने बाद अक्टूबर में रूथ की खोपड़ी एक झील के पास मिली और फिर उसका शरीर कुछ दूर पाया गया। उसकी गर्दन पर ट्यूब सॉक कसकर बांधा गया था। पोस्टमार्टम से पता चला कि उसे भी गोली मारी गई थी। मगर इस हत्या में जो ट्यूब सॉक मिला उसने सनसनी मचा दी, क्योंकि ये दूसरी बार हुआ था। इस घटना के कुछ महीने पहले, मार्च 1985, एडवर्ड स्मिथ और किम्बरली। मार्च 1985 में यह जोड़ा ग्रांट काउंटी, वाशिंगटन के पास गायब हो गया। अगले दिन एडवर्ड की लाश एक सुनसान जगह पर मिली। उसके हाथ पीछे से बंधे हुए थे और गले पर घाव थे। करीब 2 हफ्ते बाद किम्बरली की लाश 10 मील दूर मिली। उसके शरीर पर भी चोट के गहरे निशान थे। इस मामले में 1989 में बिली रे बेलार्ड जूनियर नामक अपराधी ने हत्या की बात कबूल की, लेकिन बाद में पता चला कि इसका ट्यूब सॉक केस से सीधा संबंध नहीं है। उसी साल एक और महिला डायने रॉबिन्स गायब हो जाती है और फिर उसकी लाश मिलती है जंगल में। हालांकि ये केस पूरी तरह ट्यूब सॉक केस से नहीं जुड़ सका, पर यह गहराता गया। अब साल का अंत आ जाता है, दिसंबर 1985। डायना रॉबर्टसन और माइक रिमर। दिसंबर 1985 में डायना और माइक अपनी 2 साल की बेटी क्रिस्टल के साथ जंगल में क्रिसमस ट्री काटने गए थे। उसी शाम क्रिस्टल अकेली एक डिपार्टमेंट स्टोर के बाहर मिली। उसने सिर्फ इतना कहा, "मॉमी इज इन द ट्रीज।" लगभग 2 महीने बाद डायना की लाश जंगल में मिली। उसके शरीर पर चाकू के 11 घाव थे और उसकी गर्दन पर भी एक ट्यूब सॉक कसकर बंधी हुई थी। माइक तब तक गायब था। पुलिस का अब पूरा शक माइक पर गया। पुलिस का मानना था कि शायद आज तक की सारी हत्याएं माइक ने की हों। उसी ने अपनी पत्नी को भी मारा हो और बेटी को डिपार्टमेंट स्टोर में छोड़ गया हो। पर सारी छानबीन के बाद भी माइक कुछ पता नहीं चलता और ना ही कोई दूसरा व्यक्ति मिलता है जिसका इन घटनाओं से संबंध हो। अब लगभग 26 साल बीत जाते हैं। अब साल चल रहा है 2011। कुछ कंकाल के हिस्से उसी इलाके में मिले और डीएनए रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया, क्योंकि ये कंकाल किसी और के नहीं बल्कि माइक के थे, जिस पर पुलिस को पहले शक था। इन सभी मामलों में जो लोग मारे गए और उनमें से कम 2 महिलाओं की गर्दन पर ट्यूब सॉक बंधा हुआ मिला, जिससे यह शक गहराया कि यह एक सीरियल किलर का काम हो सकता है। सभी घटनाएं जंगलों या सुनसान इलाकों में हुई और जोड़े निशाना बने। हालांकि कुछ लोगों ने माइक रिमर पर शक किया था, लेकिन उसके भी मारे जाने के बाद यह थ्योरी कमजोर पड़ गई। आज तक इस रहस्यमयी मामले का कातिल पकड़ा नहीं गया।